रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शाम का सुहाना समय था। हवाएं सरसराहट के साथ चल रही थी। तभी गली में हॉली वाली सैंडल पहनकर अदाओं के साथ नंदिनी अपनी साड़ी के पल्लू को लहराते हुए चल रही होती है और उससे कुछ ही कदम पीछे उसका चश्मिश पति दिनेश दोनों हाथों में भारी भरकम सूटकेस को खींचते हुए आ रहा होता है। ये नजारा मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग अपने घरों से बाहर या खिड़की में से देख रहे होते हैं कि तभी दिनेश नंदिनी को आवाज लगाते हुए बोलता है, अरे सुनती हो नंदिनी, सुनो तो। अच्छा खासा पल्लू लहराते हुए स्लो मोशन में चल रही थी। ऐसा लग रहा था रैंप वॉक कर रही हूँ, पर इनके एक आवाज से मेरा सारा इम्प्रेशन खराब हो गया। नंदिनी तुम्हें ही कह रहा हूँ, ये सूटकेस भारी है, मुझसे खिंच नहीं रहा, थोड़ी तो हेल्प करो। नंदिनी गुस्से से उसके पास जाती है और बोलती है, अरे मेरे प्राणनाथ, सूटकेस में पहिए लगे हैं, फिर भी आपसे खींचे नहीं जा रहे। कहीं उठाना पड़ता तो आपका क्या होता, इसलिए कहती हूँ खाया कीजिए, ताकत आएगी। लाइए एक मैं ले चलती हूँ। नंदिनी एक बात कहूँ, तुम इस साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो कसम से। बनारस से दिल्ली आते आते आपने ये बात 105वीं बार बोली है, वो भी विदाउट एनी इम्प्रोवाइजेशन। बस करो, मैं तो रिएक्शन देखकर भी थक गई। चलो अब जल्दी घर चलें। जिसके बाद दोनों पास ही के घर में चले जाते हैं। सभी मोहल्ले वालों में शामिल रमन और राकेश भी अपनी खिड़कियों से ये नजारा देख रहे होते हैं। तभी दोनों खुद से बोलते हैं, कुछ देर पहले जो नजारा देखा, ऐसा लग रहा था कोई अप्सरा मॉडर्न तरीके से अपनी अदाएं दिखाकर सारे मोहल्ले को मोहित कर रही हो। उसे देखकर तो दिल की धड़कनें सी तेज हो गई थी। फिर उसके चश्मिश पति देव को देख तो ऐसा लगा दिल का दौरा ही आ गया। दोनों खुद से बातें कर ही रहे होते हैं और अगले दिन जब नंदिनी घर से बाहर सब्जी ले रही होती है तो रमन और राकेश भी वहाँ आ जाते हैं और तभी नंदिनी अपनी जुल्फों को संवारते हुए बोलती है, भैया ये गोभी क्या भाव लगाई? ओ टिल्लू, ठीक ठीक लगा दियो। मोहल्ले में नई भाभी आई है, औरों की तरह इनसे मोल भाव मत करने लगी हो। हाँ, और सड़ी गली सब्जियां मत चिपका दियो ढोलकी के, ना तो मार मार के भूत बना दूंगा। अरे आप लोग मेरी हेल्प कर रहे हो या इस बेचारे सब्जी वाले को धमका रहे हैं? अरे नहीं, हम तो बस ऐसे ही। वैसे हमने आपको गली में एंट्री लेते हुए देखा था और हम तो देखते ही रह गए थे। हाँ, वो मैं और मेरे पति कल ही बनारस से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। आप लोग? हम इस मोहल्ले में रहते हैं, आपके घर के राइट में एक मकान छोड़कर। कोई भी दिक्कत हो या कोई सामान चाहिए हो तो हमें याद कीजिएगा बस। वो ये बोल रहा होता है कि तभी दिनेश अपना चश्मा ठीक करते हुए घर से बाहर आता है और बोलता है, क्यों भाई, तुम दोनों को इस मोहल्ले ने हेल्पर रखा हुआ है क्या? भाई साहब भी ना अच्छा मजाक करते हैं। देखिए, आप लोग इस मोहल्ले में नए हैं और हमें अपना पड़ोसी फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा ना। अरे कौन और किसका भाई, हम यहाँ नए जरूर हैं, पर बेवकूफ नहीं। तो फालतू का रिश्ता बनाने की कोशिश मत करो। और तुम सब्जी वाले, सब्जियाँ तुल गई हो तो देने का कष्ट कर दो। उसकी बातें सुनकर सब्जी वाला जल्दी से सब्जियां उसे दे देता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद नंदिनी दिनेश से बोलती है, आपको क्या हो गया? क्यों फालतू में उन दो बेचारों पर भड़क रहे थे? अरे मुझे भाभी कहकर भी बुला रहे थे वो लोग तो। अरे तुमने मदद मांगी थी नहीं ना, तो फिर क्या जताने आए थे? पड़ोसी होने का फर्ज। अरे कौन बिना बात के किसी की हेल्प करता है? आप भी ना। अरे पड़ोसियों के साथ जान पहचान तो करनी ही पड़ती है। और आप शांत होकर बैठ जाइए, मैं आपके लिए कड़क कॉफी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो किचन में कॉफी बनाने चली जाती है और ऐसे ही समय बीतता है। रमन राकेश नंदिनी से आते जाते बातें करने लगते हैं और नंदिनी भी उनसे हंसी मजाक कर लिया करती थी। एक दिन नंदिनी दर्जी की दुकान पर जाती है जहां वो देखती है कि राकेश इंची टेप गले में लटकाए वहां बैठा है। उसे देखकर वो बोलती है, अरे राकेश, तुम दर्जी कब से बन गए? जब से आप यहाँ आई हैं। भाभी जी, मैंने कल से यहाँ काम करना शुरू करा है। वो दर्जी साहब तो धागा लेने गए हैं, तो आपको जो भी काम है मुझसे बोलिए। वो मुझे अपनी साड़ी में फॉल लगवानी थी, साथ ही एक सूट भी सिलवाना था। ठीक है, तो आप मुझे अपना नाप दे दीजिए, मैं दर्जी साहब को दे दूंगा। इसी बहाने कम से कम भाभी जी के करीब तो आ सकूंगा। ये सोचकर वो अपने गले से इंची टेप निकालकर उसके पास जाने लगता है।
तभी नंदिनी अपने थैले से सूट निकालते हुए बोलती है। अरे नाप की जरूरत नहीं है, मैं अपना पुराना सूट लाई हूँ, इसी के नाप का सिलने को कह देना। पर भाभी जी, अगर नाप गलत हो गया तो सूट ढीला या टाइट हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आपके ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ओ नो सिखिया दर्जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम बस इसी के नाप का सिलने को कह देना। भाभी जी, आप तो अपने दीवाने का दिल तोड़ के चली गई। बेचारा राकेश भाभी के दीवानेपन में दर्जी बनकर नाप लेने के लिए ख्याली पुलाव बनाता ही रहता है और नंदिनी वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में उसे रमन मिलता है और बोलता है, अरे भाभी जी, अकेले अकेले कहाँ घूम रही हैं आप? अरे तो क्या घूमने के लिए अपने साथ झुंड लेकर चलूं? आज तो राकेश भी नहीं है। वो भाभी, मैं क्या कह रहा था कि अरे दिनेश, आप, अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए। उसके इतना बोलते ही रमन की नजर दिनेश पर पड़ती है और वो मन ही मन में बोलता है, आज राकेश से छुटकारा मिला था तो ये भाभी का सही टपक गया। अब ये फिर से उस दिन की तरह सुनाएगा। हाँ, मैं यहाँ किसी काम से आया था। और भाई रमन, मोहल्ले की औरतों के अंगरक्षक बन गए हो क्या? कहीं ना कहीं मंडराते हुए दिख जाते हो। ना ना, मैं भी किसी काम से आया था। भाभी मिल गई तो उनसे हालचाल पूछने लगा। चलो फिर हालचाल पूछ लिया हो तो खिसको, काम करो अपना। चलो नंदिनी, घर चलते हैं। हाँ चलिए। इतना बोलकर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे वहाँ से चले जाते हैं और रमन खड़ा देखता ही रह जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन नंदिनी छत पर कपड़े सुखा रही होती है और दिनेश भी वहीं बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है। रमन, राकेश नंदिनी को अपनी खिड़कियों से ताड़ रहे होते हैं। तभी अखबार पढ़ते पढ़ते दिनेश की नजर उन दोनों पर जाती है। तभी वो नंदिनी से बोलता है, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि छत पर कपड़े सुखाने तभी आया करो जब कोई ना हो। देख रही हो तुम्हारे दोनों छपरी दीवाने तुम्हें किस तरह से ताड़ रहे हैं। तो फिर मैं रात को आऊँ क्या कपड़े सुखाने? तब तो कोई अपनी खिड़की बालकनी में नहीं आता होगा। नहीं नहीं, मैं एक काम करती हूँ ना, कपड़े धोना ही बंद कर देती हूँ। ना कपड़े धोऊंगी ना उन्हें सुखाने छत पर आऊंगी। अरे अब मैं लोगों के ताड़ने से कपड़े धोना बंद कर दूँ क्या? चलेगा तुम्हें? पहनोगे बिना धोए कपड़े? हाँ बोलो। अरे मैं तुम्हें समझा रहा था, तुम तो मुझे ही समझाने लगी। चलो छोड़ो, नीचे चलो। फिर वो दोनों नीचे चले जाते हैं। रमन, राकेश आपस में बात करते हुए बोलते हैं, यार इतना मनमोहक नजारा था। भाभी जी जब कपड़ों का पानी निकालने के लिए उन्हें झटकती है ना, तो ऐसा लगता है काश मैं वो खुशनसीब पानी की छींटे होता। हाँ, जिसके पड़ते ही भाभी अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, है ना? अबे कुत्ते, तू चुप रहे। और कब से खड़ा खड़ा भाभी को घूर रहा है? अबे साले, घूर कौन रहा था? मैं तो प्यार से देख रहा था। अबे जाना, अपनी ठरकी नजरों से तू जिंदगी में किसी को प्यार से नहीं देख पाएगा। हाँ, बड़ा आया। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन उन दोनों के सामान को उनकी मकान मालकिन घर से बाहर फेंकते हुए कहती है, बहुत हुआ तुम दोनों का। अगले महीने करके दोनों ने 6 महीने निकाल दिए। अरे तुम जैसे नल्लों को किराए पर घर देकर मैंने तो सरदर्दी ही पाल लिया। ये नजारे पूरे मोहल्ले के साथ साथ नंदिनी और दिनेश भी देख रहे होते हैं। तभी रमन बोलता है, यार इस चुड़ैल मकान मालकिन ने तो भाभी के सामने इज्जत का फालूदा बना दिया। अरे आंटी, कहा ना अगले महीने पक्का दे देंगे, आपकी कसम। अरे क्यों मुझे जीते जी मारना चाहता है? कहा ना निकल और दोबारा इस मोहल्ले में दिखना नहीं। हाँ बता रही हूँ। हे भगवान, ये कैसा जुल्म है। भाभी के दीवाने अब भाभी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। हाय रे किस्मत। बात गजब की है ना कि दोनों दीवानों को घर से लात मारकर निकाले जाने का गम नहीं था। गम था तो नंदिनी भाभी को दोबारा ना देख पाने का। तो दोस्तों, ये थी हमारी भाभी के दीवानों की कहानी। दिव्या को अपने बालों से बहुत ही ज्यादा प्यार था। वो रोजाना उनकी सेवा करके खूब अच्छे तरीके से उन्हें संवार कर रखती थी। उसकी माँ अनुराधा और पिता घनश्याम जो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते थे। ऐसे ही एक दिन दिव्या ने शीशे में देखा कि उसका एक बाल पक के सफेद हो गया था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी से उसे वापस से काला करने के लिए उपाय सोचने लगती है। घबराते हुए अपने माता पिता के पास जाती है और बोलती है, माँ देखो, मेरे बाल सफेद हो गए। हाय हाय, ये क्या हाल बना लिया तूने। ला दिखा, तेरे बाल देखो, कहीं और भी तो नहीं है। उसकी माँ
उसके सारे बाल देखती है, जिसमें उन्हें गिनती के 4 से 5 सफेद बाल मिल जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। हे भगवान, बेटा ये तूने क्या कर लिया अपने बालों का? अगर लोगों ने देख लिया ना, देखना तेरी शादी में टांग अड़ाएंगे फिर। इसीलिए तो माँ, इसका कोई उपाय बताओ, वरना मेरे सारे बाल सफेद हो जाएंगे। बेटा, इनका तो बस एक ही इलाज है कि तुझे ना अपने बालों को हमेशा कलर करके रखना पड़ेगा। लेकिन माँ, कलर करने के बाद भी तो दिखेंगे। अगर लोगों को पता चल गया, हाय वो तो मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। हाँ बेटा, लेकिन अभी तू अपनी शादी के बारे में सोच, वरना पूरी जिंदगी इन सफेद बालों के साथ कंवारी रहेगी। ओके माँ, जैसा तुम कहो मैं वैसा करूँगी। इस तरह दिव्या अपने बालों को रंगना शुरू कर देती है, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ एक नितिन नाम के लड़के को अपनी बेटी के लिए पसंद कर लेती है और कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी भी हो जाती है। धीरे धीरे दिव्या के सारे बाल और भी ज्यादा सफेद होने लगते हैं और गिने चुने बाल ही काले रह जाते हैं। शादी के बाद उसकी सास लता अपनी बहू के काले और घने बालों से बहुत ज्यादा खुश रहा करती थी और मोहल्ले भर में अपनी बहू की तारीफ करके उन्हें जलाया करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास रात में देख लेती है कि उसकी बहू छुप छुप कर बालों को रंग रही है। अरे ओ करमजली, रात के अंधेरे में भूत बनके अपने बालों में क्या रंग लगा रही है तू? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। अच्छा तो लाइट तो जला ले। लता तुरंत ही लाइट जलाती है और लाइट के जलते ही वो देखती है कि दिव्या अपने सफेद बालों को रंग रही होती है। आय हाय, अरे ये सब क्या है? क्या देख लिया मैंने? माँ जी, वो अरे मुझे लगता है मैं कोई सपना देख रही हूँ। जरा चींटी काट तो मुझे। नहीं माँ जी, ये सब हकीकत है। अब मैं थक गई हूँ इस राज को छुपाते छुपाते। तभी वहाँ नितिन आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है आधी रात में? और तुम्हारे बालों को क्या हुआ? आइए, आप भी मुझे देख लीजिए कि मेरे बाल सफेद है। हाय, कितने घिनौने लग रहे हैं। अरे तू बहू कहलाने लायक नहीं है, निकल जा मेरे घर से। इतने सफेद बाल तो मेरे भी नहीं है। नहीं माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। मैं अपने बाल हमेशा कलर करके रखूंगी। आपको कभी दोबारा मेरे सफेद बाल नहीं दिखेंगे। बस मुझे घर से मत निकालिए। अरे ऐसी बहू नहीं चाहिए मुझे जो मेरी जैसे दिखे। मेरा बेटा तुझे कहीं लेके जा भी नहीं सकता। अरे काले बाल तो तू कर ले, लेकिन कब तक करेगी? कभी ना कभी तो मोहल्ले वालों को ये सफेद बाल दिखेंगे ही ना। तू नहीं दिखेगी तो बदनामी नहीं होगी, इसीलिए निकल जा यहाँ से। इस तरह वो अपने घर से दिव्या को धक्के मार कर निकाल देती है। वो रोती बिलखती हुई वापस अपने मायके लौट जाती है और उसकी ऐसी हालत देखकर उसके घर वालों को बहुत बुरा लगता है। वो लोग उसके ससुराल जाकर उसकी सास से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लता है कि मानने का नाम ही नहीं लेती और दिव्या के माता पिता को घर से बेइज्जत करके निकाल देती है। अपने घर वालों के साथ हुए इस अपमान का बदला लेने के बारे में जब दिव्या सोचती है तो उसके पिता उसे समझाते हैं। देख बेटा, ये दुनिया बहुत जालिम है। तू जितना दबेगी ना, ये उतना ही तुझे दबाएंगे। और हाँ, कोशिश कर कि खुद की तेरी एक पहचान बने, समझी बेटा? लेकिन पापा मैं करूँगी क्या? मेरे इन सफेद बालों की वजह से मेरी सासू माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। बेटा, कसूर तेरे बालों का नहीं, तेरा है जो तू लोगों से डरकर यहाँ बैठी है। तू जब तक इन लोगों को साबित नहीं कर देती ना कि तू इन सफेद बालों की वजह से बुरी नहीं, तब तक वह लोग तुझे बुरा ही कहेंगे। दिव्या कुछ देर तक अपने पापा की बात के बारे में गौर से सोचती है और फिर उसे उनकी बात समझ आ जाती है। पापा, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। अब देखना मैं क्या करती हूँ। मेरे ससुराल वाले मुझसे माफी मांगने यहाँ जरूर आएंगे। अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुकाम के बारे में सोचने लगती है कि तभी उसे याद आता है कि वो कॉलेज के दिनों में मॉडलिंग किया करती थी
और वो अपना पैशन फॉलो करने के लिए एक मॉडल बनने निकल जाती है। सभी उसके सफेद बालों की वजह से उसे रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में उसका सिलेक्शन हो जाता है जहां उसके सफेद बालों की वजह से उसे बहुत फेम मिलता है। ऐसे ही एक दिन जब वो रैंप वॉक कर रही होती है, तभी उसे करण जौहर नाम का एक आदमी, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर होता है, उसकी खूबसूरती और बालों का लुक देखकर उससे इम्प्रेस हो जाता है और उससे बात करने आता है। हाय ब्यूटीफुल, तुम्हारे बाल और ये मॉडलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या तुम मेरी फिल्म में हीरोइन बनना चाहोगी? ओह माय गॉड, कैसे बिलीव करूं मैं, ये सच है ये सपना। करण सर मुझे खुद पर्सनली फिल्म का प्रपोजल दे रहे हैं। OMG, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। नहीं नहीं, ये सच है। और हाँ, जल्दी से हाँ बोल दो, वरना तुम्हें पता है कि मैं किसी का इंतजार नहीं करता। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपकी फिल्म में हीरोइन जरूर बनूंगी। इस तरह वो अपनी कामयाबी की सीढ़ियों को पार करती रहती है। उसके सफेद बाल उसे एक हीरोइन बना देते हैं। वो फिल्म की शूटिंग करना स्टार्ट कर देती है और कुछ ही दिनों में फिल्म बनकर तैयार हो जाती है। और जैसे ही फिल्म थिएटर में लगती है, उसकी बहुत तारीफ होती है और उसकी ये फिल्म सुपर हिट हो जाती है, जिस फिल्म को दिव्या के ससुराल वाले भी देखते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। साथ ही वो हीरोइन बनी अपनी बहू दिव्या को वापस लाने की लालसा में उसके घर जा पहुंचते हैं। बहू, बेटा बहू, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने तुझे इस घर से निकाल दिया। हाँ दिव्या, मुझसे भी गलती हो गई और हम दोनों को माफ कर दो और भूल जाओ जो सब हुआ। माफ कर दूं? वो भी आप लोगों को, जिन्होंने मेरे बालों के चलते मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और आज जब मैंने अपना नाम पहचान सब कुछ बना लिया, तो आप लोग मुझसे माफी मांगने चले आए। देख बहू, मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है, तू हमें माफ कर दे बहू। अरे कभी नहीं, भाड़ में गए तुम जैसे पति परमेश्वर, और ये लो डिवोर्स पेपर और दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। दिव्या नितिन से डाइवोर्स लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगती है। उसके घर वालों को भी उस पर बहुत गर्व महसूस होता है और दुनिया भी उसके सफेद बालों का मजाक ना बनाकर बल्कि उसकी खूब तारीफ करती है। दिव्या के सफेद बालों की प्रशंसा अब पूरे बॉलीवुड में होने लग जाती है और वो खुशी खुशी अपने करियर के हर मुकाम को हासिल करती है। तो दोस्तों, क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके बाल इसी तरीके से सफेद हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।